Guys, welcome you all on the YouTube channel of CSC Gurukul, and my name is Aman Moga, and greeting of the day. Good morning all of you. तो अब ये हमारी लेक्चर सीरीज़ का नंबर 2 लेक्चर है, जिसमें हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं PYQs। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, देखो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बात करूँगा थोड़ा सा रिसोर्सेज को लेकर के। ठीक है, थोड़ा सा, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बिल्कुल भी। तो रिसोर्सेज में ये है कि 11th क्लास की NCERT, 2 NCERT है, पॉलिटिकल थ्योरी प्लस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दोनों बुक बहुत प्यारी है, बहुत कंसाइंस मैनर में लिखी गई, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, खासकर बेस के लिए। अगर किसी बच्चे का बेस थोड़ा भी कमज़ोर है तो ये उसके लिए बहुत परफेक्ट है दोनों बुक। आज के जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो इस बुक के रेफरेंस से करेंगे। ठीक है, और सेकंड बात, ये बुक का रेफरेंस मैं ले रहा हूँ, मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि ये बुक बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सीमित नहीं करना चाहता। ठीक है, आप किसी भी कोचिंग का, या चाहे वो हमारी ही कोचिंग क्यों ना हो, हम लोगों का ही मटेरियल क्यों ना हो, इसके साथ ज़रूर पढ़ेंगे। उससे क्या है कि थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो उस मटेरियल में है, क्योंकि ये बच्चों के लिए लिखी गई है, 11th क्लास के बच्चे के लिए लिखी गई है। ये जो थ्योरी है ये बेस के लिए अच्छा है, और ये स्पेशली मेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट इससे हिट करते हैं हम लोग। इसलिए ये मेरा 1 दिन का या 2 दिन का तजुर्बा तो है नहीं, मुझे 4 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, तो ये मैं 4 सालों का तजुर्बा आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, NCERT इज़ परफेक्ट बट एडिशनल इज़ आल्सो परफेक्ट। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपना आज पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इधर लिखा है, फोटो इस तरफ इसलिए लगाया ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि यार कहीं से सर ने खुद से तो क्वेश्चन नहीं रख लिया। बहुत सारे होते हैं ऐसे बच्चे। तो आज का क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन है पॉलिटिकल थ्योरी का पहला क्वेश्चन, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को लेकर के। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स। ये कह रहा है कि भाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो असली मतलब है वो किससे है। ऑप्शन में दिया है इसने, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अच्छा ठीक है, द प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। ओके, ऑप्शन नंबर 3 में दिया फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। ऑप्शन नंबर 4 में दिया इक्वलिटी बिफोर लॉ। अगर बात करूँ मैं इसके आंसर की, क्वेश्चन के आंसर की, तो आंसर है ए। अब वो क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, नेचुरल जस्टिस आप लोग सब जानते हो कि जब हम रूल ऑफ लॉ पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लॉ को किसके आधार पर पढ़ते हैं, नेचुरल जस्टिस के आधार पर, कि भैया कोई भी व्यक्ति है उसको जो जस्टिस है वो नेचुरल मिले। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में क्या क्या, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। देखो अब यहाँ पे हम 2 चीज़ों की बात करेंगे, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों को इनको समझ लेते हैं होते क्या है। ठीक है, देखिए बात करते हैं प्रोसीजरल स्टेबलाइज बाय लॉ। ठीक है, इसका मतलब होता है कि वो लॉ जो पहले से स्टेबलाइज है, जो पहले से रिटर्न है, पहले से लिखा गया है, सारा का सारा प्रोसीजर उसके आधार पे चलेगा। ड्यू प्रोसेस लॉ का मतलब वो होता है कि जो केस है, ठीक है, या जो भी प्रोसेस है वो सब्सटेंटिव फेयरनेस में होगा। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि जो रिक्वायरमेंट है ना प्रोसीजर की वो कंप्लाइंस होनी चाहिए, सब्सटेंटिव होनी चाहिए। ठीक है, रीजनेबल होनी चाहिए। मतलब रीजनेबल का मतलब कि भैया जो लिखा है वो तो है, लेकिन वो जो लिखा है वो स्ट्रिक्टली, इतना स्ट्रिक्ट ना हो कि जो एसेंस है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, आप इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा भी है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसका डेफिनेशन मतलब क्या था कि वो लीगल प्रोसीडिंग्स जो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल के द्वारा किसी इंडिविजुअल राइट के आधार पर को प्रोटेक्ट करते हुए कंडक्टेड की गई हो। ठीक है, जो बात मैंने अभी करी ड्यू प्रोसेस लॉ वर्सेस प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ, तो अभी बताया क्या कि भैया जो रिटर्न स्टेप है उनको फोकस करेगा स्ट्रिक्टली, यानी फॉर्मलाइज करेगा। ड्यू प्रोसेस का मतलब क्या है कि ये सब्सटेंटिव फेयरनेस की डिमांड करता है।
जस्ट फेयर, जस्ट हो, रीजनेबल हो। जो लॉ है वो अपने आप में फेयर हो, रीजनेबल हो और जस्ट हो, ठीक है। ड्यू प्रोसेस प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी स्टेट एक्शन रिगार्डिंग द लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। जब हम नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं तो सबसे पहले आर्टिकल 21 की बात होती है और साथ में एक केस है मेनका गांधी केस, ठीक है, जो इंटरप्रेट कराता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है, क्या कहता है कि भैया ये ब्रिज करता है, एक गैप है, ये ब्रिज करता है उस गैप को जो लीगलिटी और जस्टिस के बीच है, ठीक है। फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ रिजल्ट देता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। आई थिंक ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब जो ऑप्शंस हैं वो गलत क्यों हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है वो जो कि आंसर है। ऑप्शन नंबर बी दिया है प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ, मैंने बताया कि वो फोकस करेगा आपको जो रिटर्न है स्ट्रिक्टली फोकस करेगा, तो ऐसा वो सही नहीं है ना। ऑप्शन नंबर सी में एप्लीकेशन ऑफ लॉ, एप्लीकेशन ऑफ लॉ, फेयर एप्लीकेशन लॉ ऑफ लॉ विच मीन्स स्ट्रक्चरल डॉक्ट्राइन, क्या करेगी, मैंडेट करेगी, जबकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, एक बड़ा अम्ब्रेला है। देखो सबसेट आप लोगों ने सब पढ़े ही होंगे, सेट, सबसेट, एलिमेंट्स, मैथ, अगर यहाँ पे मैथ वाले होंगे तो ये जो सेट है वो क्या है, ड्यू प्रोसेस लॉ। फेयर एप्लीकेशन क्या है, इसका एक सबसेट है, यानी एक छोटा सबसेट है, ठीक है। यानी कि ये ब्रॉड टर्म है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और फेयर एप्लीकेशन इसका एक छोटा सा भाग है। समझ में आया, क्योंकि हमने अभी पढ़ा ड्यू प्रोसेस का मतलब सब्सटेंटिव फेयरनेस, जस्ट हो, फेयर हो, रीजनेबल हो। जस्ट आल्सो सबसेट ऑफ ड्यू प्रोसेस लॉ, फेयरनेस ऑफ एप्लीकेशन आल्सो सबसेट ऑफ द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, रीजनेबिलिटी आल्सो सबसेट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आया समझ में आप लोगों को। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2023 का। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देख लो भैया कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पज को डिटरमाइन करता है, ठीक है, बताता है। तो पहला, इट डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉ, ओके। अभी हम आंसर पे नहीं जा रहे, अभी हम पहले डिस्कस करेंगे। दूसरा, इट एनेबल द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस एंड गवर्नमेंट, ओके। इट डिफाइन एंड लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ओके। इट सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी एंड सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है, चीफ पर्पज। चीफ पर्पज क्या है, आंसर सी, क्योंकि ये डिफाइन करता है, लिमिट करता है पावर ऑफ गवर्नमेंट को, ठीक है, कि गवर्नमेंट के पास इतनी पावर ना हो किसी इंडिविजुअल के या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट हो। ऐसा कोई लॉ ना बना दे, ऐसा कोई लॉ ना बना दे जो पब्लिक के लिए गलत हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर चेक एंड बैलेंसेस का है, जो कि हमने सुबह डिस्कस किया था कल वाले लेक्चर में, कि हमारे यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू है, हमारे यहाँ पे कोर्ट इंटरवेन करता है कि ऐसा कोई लॉ तो नहीं है जो लोगों के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो, ठीक है। तो आंसर इज सी। एक्सप्लेनेशन में आ जाओ, बहुत सारी चीज़ें जो कि हम पढ़ने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या बोला हुआ है, चीफ पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पहले तो मैंने बताया लिमिट करता है पावर को, ये इसका कोर पर्पज है। दूसरा, डिफाइन करता है रोल और क्लैरिटी को, लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो, तीनों पावर, इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। ये भी काम डिफाइन करता है। प्रोटेक्शन फंडामेंटल राइट, चेक एंड बैलेंसेस की पावर देता है, इंडिविजुअल लिबर्टी हो, इसके लिए लीगल साइड का काम करता है। साथ में स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी को भी ये इंश्योरिंग करता है कि भाई रूल ऑफ लॉ और पीसफुल ट्रांजिशन, रूल ऑफ लॉ का रूल, पीसफुल ट्रांजिशन, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, भाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही तो पीसफुल ट्रांजिशन है। कि मान लिया भाई
पहले कुछ लिखा था लॉ में, ठीक है, समय के साथ वो चेंज होना चाहिए, क्योंकि अगर वो समय के साथ चेंज नहीं होगा तो बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज ऐसी होंगी जो करंट लॉ, ठीक है, जो पहले से लिखा है और जो अभी करंट सिचुएशन है उसको भी क्लैश होगी। जैसे होमोसेक्सुअलिटी का एग्जांपल हम ले लें या अदर कोई एग्जांपल्स हम ले लें, ठीक है, ट्रांसजेंडर्स के रूल को लेकर के या फिर महिलाओं के राइट्स को लेकर के अगर हम देखें तो, ठीक है, इसलिए तो अमेंडमेंट होते हैं। समझ में आया? तो चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि बेस्ट डिफाइंस द स्टेट टर्म। द स्टेट, ऑप्शन नंबर ए कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग ए definite territory independent of external control and possessing an organized government। अच्छा जी, दो की पॉइंट मिले हमें यहाँ पे, इंडिपेंडेंट हो एक्सटर्नल कंट्रोल से, डिफाइंड टेरिटरी हो, लो जी तीसरा भी है, तीन को, ठीक है, तीन हमें यहाँ पे क्या कीवर्ड मिले। देखो आपकी मेंस आंसर राइटिंग में सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो होता है की पॉइंट्स पे, कि आपके पास की पॉइंट्स क्या है। जब तक आप की पॉइंट्स नहीं पकड़ोगे तो एक्चुअल डिमांड क्या है आपके आपके क्वेश्चंस की, उसको आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। और यूपीएससी का यही खेल है, जब तक आप एक्चुअल डिमांड फुलफिल नहीं करोगे तो आपको नंबर नहीं उठा पाओगे, आपका लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, ए पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल, ओके, एज ए डिफाइंड टेरिटरी, ओके, पोजेसिंग एन अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट देम, ओके, मेंटेन लॉ ऑर्डर, ओके, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स एंड सेफगार्ड मीन ऑफ द सब्सटेंस, ओके, ये बात भी है। आगे, ए नंबर ऑफ पर्सन हु हैव बीन लिविंग इन ए डिफाइंड टेरिटरी फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम विद देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट। ऑप्शन डी, ए सोसाइटी परमानेंटली लिविंग ए डिफाइंड टेरिटरी। क्या है, एक सोसाइटी है, ठीक है, जो क्या है, डिफाइंड टेरिटरी में वेरी लॉन्ग टाइम से रह रही है, अपने कल्चर के साथ रह रही है, ट्रेडिशनल एंड कंट्रोल गवर्नमेंट के साथ में रह रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है, एक सोसाइटी है जो परमानेंटली रह रही है डिफाइंड टेरिटरी में, सेंट्रल अथॉरिटी के साथ रह रही है, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रह रही है। तो आंसर की बात करें तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। अब वो क्यों है, क्योंकि मैंने आपको कीवर्ड बताया, पहला तो परमानेंटली ऑक्यूपाइंग है, इंडिपेंडेंट है, एक्सटर्नल कंट्रोल। देखो किसी भी ऑप्शन में एक्सटर्नल कंट्रोल की सही से बात नहीं हुई है, क्योंकि स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट सोवरन होना चाहिए। सोवरेनिटी क्या है, सोवरेनिटी क्या है कि भाई हमारा खुद का रूल है, हम अपने लोगों पे, अपने डिफाइंड टेरिटरी पे खुद का रूल अप्लाई करेंगे। सोवरेनिटी क्या है, यही तो है सोवरेनिटी, कि एक डिफाइंड टेरिटरी है, डिफाइंड टेरिटरी में जो भी लोग होंगे, ठीक है, उन पे अपना कंट्रोल खुद होगा, किसी एक्सटर्नल जो फोर्स है उसका कंट्रोल नहीं होगा। जैसे बिफोर 1947 सोवरेनिटी नाम की चीज़ है ही नहीं थी, क्यों, हम कॉलोनी थे ब्रिटिशर्स की, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। द स्टेट एसेंशियल, स्टेट के एसेंशियल पहला तो एलिमेंट क्या क्या, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी, जिसकी मैंने बात करी। सोवरेनिटी इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। मैंने यहाँ पे इसको छोटा सा एक वो भी दिया हुआ है कि भाई कोई एलिमेंट है क्या, नेशन और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, ये भी हम आज पे बात करेंगे आज। पहला फाउंडेशन बेस्ड ऑन लो सोवरेनिटी, ये होता है आपका हेरिटेज आइडेंटिटी पे। ये क्या होता है, टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सोवरेनिटी, कॉमन लैंग्वेज होगा, रिलीजन होगा और हिस्ट्री होगी, सब कॉमनैलिटी होगी। फिजिकल नेचर, लीगल एंटिटी, स्पिरिचुअल नेचर, इमोशनल सेंटिमेंट्स नेशन में होता है। स्टेबिलिटी, फिक्स्ड बॉर्डर, चेंज बाय ट्रीटी वर, इसका एक्सीड कर सकते हैं बिना विदाउट ए टेरिटरी, जैसे एक्सीड नहीं एग्जिट, जैसे एक डायस्पोरा की बात करें, ठीक है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि बाकी जो ऑप्शन है वो गलत क्यों है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी
अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ऑप्शन बी क्या कहता है, फंक्शंस पे करता है, फंक्शंस की बात करता है कि भाई जो स्टेट है उसके एम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे अगर हम, ठीक है। नेचुरल राइट्स की बात करेंगे, ये लो, मेरी थोड़ी सी राइटिंग बड़ी बेकार है तो थोड़ा सा मैं साफ लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में फंक्शन की बात करता है। पेन साइज ज़्यादा मोटा हो रखा है, हाँ ठीक है, दैट्स बेटर। फंक्शन की बात करता है। फंक्शन कौन कौन से, लॉ एंड ऑर्डर, नेचुरल राइट्स की बात करेगा, ठीक। लेकिन कहीं भी बात एक्सटर्नल कंट्रोल की नहीं हो रही, यानी सोवरेनिटी की। देखो सबसे पहले ये जांच लो कि कौन से कीवर्ड आपको अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन दे रहा है किसी भी क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। जैसे हमने सोवरेनिटी उठा लिया, भाई सोवरेनिटी है यानी एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है किसी का। अब देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल है, क्वेश्चन फंसाने वाला था, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। जैसे भाई डिफाइंड टेरिटरी होगा, पहला तो यही रूल है, दूसरा एक्सटर्नल कंट्रोल, तीसरा ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट। अब ऑप्शन नंबर बी में ऑर्गेनाइज पीपल, डिफाइंड टेरिटरी, अथॉरिटी गवर्नमेंट, उनको एक अथॉरिटी, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, ये फंक्शन है, गवर्नमेंट फंक्शन है, नेचुरल राइट एक फंक्शन है, ना कि क्या है, स्टेट के एलिमेंट है, ठीक है। कल्चर ट्रेडिशन की बात करें तो ये नेशन की बात करता है, ठीक है। सोसाइटी तो नेशन की बात करती है, अथॉरिटी नेशन की बात करती है। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा पिक्चर जो मैं समझाना चाह रहा था आपको, नेशन वर्सेस स्टेट, जो कि यहाँ पे मैंने ये बनाया हुआ भी है। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन ए लिबरल डेमोक्रेसी। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन में ही दो बहुत अच्छे प्यारे कीवर्ड दिए हैं, ठीक, हाईलाइट नहीं चलेगा इस पर। पहला तो लिबरल डेमोक्रेसी, दूसरा सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कमिटेड जुडिशरी, ओके। ऑप्शन नंबर बी सेंट्रलाइज ऑफ पावर, ऑप्शन नंबर सी इलेक्टेड गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर डी सेपरेशन ऑफ पावर। देखो पहला कहा कि बेस्ट सेफगार्ड, तो बेस्ट सेफगार्ड की बात करते हैं तो सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि देखो कमिटेड जुडिशरी का मतलब है कि जुडिशरी कमिटेड है सारे के सारे कामों में, तो सारे के सारे कामों में जुडिशरी का कमिटेड होना भी सही नहीं होगा, क्योंकि अगर जुडिशरी सब पे ही रोक लगाती जाएगी तो फिर लो पॉलिसी कैसे मेकिंग होगी। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, लो अगर पावर का सेंट्रलाइजेशन हो गया तो फिर वही वाली बात होगी ना, मोनार्क वगैरह वाली बात, ठीक है। इलेक्टेड गवर्नमेंट कहीं हद तक ठीक है, लेकिन बात जब मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात होती है तो सेपरेशन ऑफ पावर इज द रियल वन, ओके। चलिए आंसर इसका सी है, सॉरी डी है, सेपरेशन ऑफ पावर। अब इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, क्योंकि मैं अलग से ही सब कुछ बताऊंगा, डिस्कशन में ही हमारा, आपको पढ़ाना नहीं, आपको डिस्कशन कराना काम मेरा जो मोटिव है। पढ़ा तो लिया, पढ़ तो पिछले साल पिछले 8-9 महीने से पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। आंसर मैंने जैसे बताया डी है, सेपरेशन ऑफ पावर एज ए सेफगार्ड। पहला तो क्या करता है, टायरनी को प्रिवेंट करता है। मैंने अभी बताया कि भाई सिंगल एंटिटी ना हो, सेंट्रलाइज पावर ना हो, मोनार्क या डिक्टेटर की बात जो हमने करी। डिफ्यूजन ऑफ पावर, अथॉरिटी में ठीक है स्प्रेड यानी बांटा हुआ हो। लेजिस्लेचर की बात करें, एग्जीक्यूटिव की बात करें, जुडिशरी की बात करें, तीनों को पावर दी हुई। लेजिस्लेटर लेजिस्लेट करेगी, एग्जीक्यूटिव का काम एग्जीक्यूटिव करने का, जुडिशरी का मतलब चेक एंड बैलेंसेस का काम है, ठीक है, चेक एंड बैलेंसेस का काम है। ये देखो लिखा भी है यहाँ पे। स्पेशलाइजेशन, सारी की सारी ब्रांच फोकस करेगी कोर रोल में, जैसे इन्फोर्सिंग करना, मेकिंग करना, लो इंटरप्रेट करना। चेक एंड बैलेंसेस, इंटरप्रेट का मतलब चेक एंड बैलेंसेस है, जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका, ठीक है। रिकोर्स ऑफ सिटीजन्स, लीगल चैनल, ठीक है। स्टेट अगर राइट वायलेट हो रहा है तो लीगल चैनल उनको देगा, किसके थ्रू, जुडिशरी, थ्रू रिव्यू,
ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 2021 का क्वेश्चन है। देखो बहुत सारे सालों के सेम क्वेश्चन मैंने इसलिए रखे हैं क्वेश्चंस में, जो मेरा जो मोटिव है मेरा टॉपिक का, क्योंकि अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया तो क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है। लो जी भैया, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है यार। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है। पहला, ए गवर्नमेंट हु हैड इंजॉय नॉमिनल पावर, ओके इसको साइड में रखते हैं। ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर, ओके। ए गवर्नमेंट हु हैड इंजॉय रियल पावर, ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि जिसकी पावर को कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिट किया हो, क्योंकि अगर कोई रूल ऑफ लॉ या कोई भी प्रोसीजर या कोई भी रूल, ठीक है, बुक ऑफ लॉ किसी गवर्नमेंट की पावर को लिमिट नहीं करती है तो वो लिमिटलेस हो जाती है, फिर वो अपना मन करता है। ठीक है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की भावना को पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के मीन्स को पढ़ते हैं, तो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का मीन्स क्या है कि भाई ये वो, ठीक है, कि ये वो किताब है या वो डॉक्यूमेंट है जो सुचारू रूप से किसी भी स्टेट को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो आंसर इसका डी है। पढ़ लेते हैं डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन में। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जैसे कि डेफिनेशन में ही लिखा है, ये डिफाइन करती है, लिमिटेड करती है पावर को गवर्नमेंट की। कोर प्रिंसिपल, लिमिटेड गवर्नमेंट अथॉरिटी ना तो एब्सोल्यूट होगी, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं होगी अथॉरिटी, क्योंकि लीगल बाउंड्री के अंदर होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ, अभी हमने बात करी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी एंटिटी नॉट अबाउ द लॉ, ठीक है, कानून के हाथ बहुत बड़े होते हैं, आपने सुना भी होगा। सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों को अलग अलग रखा है ताकि अब्यूज़ को प्रिवेंट कर सकें। अब्यूज़ का मतलब दोनों के बीच जो क्लैश है। चेक एंड बैलेंसेस, जुडिशियल रिव्यू की बात करें। प्रोटेक्शन ऑफ राइट, भाई प्रोटेक्शन ऑफ राइट, भाई हमें फ्रीडम लिबर्टी की भी तो बात करनी पड़ेगी ना इंडिविजुअल्स की। तो आंसर आपको इसका डी है, अभी हमने बात करी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 2021 का, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 2022 में, 2020 में आया है। क्या कहा, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ ए गवर्नमेंट इज वन इन विच, देखो ये खाली क्वेश्चन नहीं है, ये टॉपिक्स हैं। मैं आपको फिर से बार बार इस चीज़ पर जोर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन ही नहीं, ये टॉपिक्स हैं जो हमें बता के जा रहे हैं कि भैया देखो, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं भैया हम आगे भी आएंगे और हमसे बाहर कुछ नहीं जाता। यूपीएससी अगर आपको निकालना है तो भैया हमको तैयार कर लो, हमसे बाहर कुछ नहीं आएगा। हमारा मोटिव ये होता है, आप किसी भी टीचर को सुने, किसी भी मोटिवेटर को सुने, या किसी भी क्या बोलते हैं आप टॉपर को सुने, वो यही कहेगा कि भैया पीवाईक्यू पढ़ लो। पीवाईक्यू क्यों पढ़ लो, क्योंकि पीवाईक्यू बता के जाता है कि भैया देखो इन टॉपिक से बाहर कुछ नहीं आता, इनको तैयार कर लो। आपने ये तैयार कर लिया तो आपका प्री, आपका मेंस कब निकल गया पता नहीं लगेगा। ठीक है, बस शर्त यही है कि तैयार कर लो। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं, की तरफ बढ़ते हैं। A political party in the parliament are representative in the government, okay. The government is responsible to the parliament and can be removed by it, okay. The government is elected by the people and can be removed by them, okay. The government is chosen by the parliament but cannot be removed, तो ऐसा तो है ही नहीं। अब हम नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं। दूसरा, गवर्नमेंट इलेक्टेड की जाएगी लोगों के द्वारा और लोगों के द्वारा रिमूव किया जाएगा। कई हद तक ठीक है लेकिन पूरी रूप से सही नहीं है। दूसरा, गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होगी पार्लियामेंट के और पार्लियामेंट उसको रिमूव कर सकता है, ये सही है। नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करें तो ऑल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट, तो सारी पार्टी नहीं, केवल वो पार्टी जो चूज होके आई है, जिसको हमने चुना है। ठीक है, तो आंसर इज बी। एक्सप्लेनेशन में पढ़ लो आके।
पार्लियामेंट्री सिस्टम, पहला तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव लिंक होना चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज ए सबसेट ऑफ लेजिस्लेचर, आप सेपरेट कर ही नहीं सकते उस एंटिटी को। दूसरा गवर्नमेंट फॉर्मेशन, पार्टी कोलिशन होगा, मेजोरिटी लोअर हाउस फॉर्म करेगी गवर्नमेंट में। लेकिन यहाँ जो पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी वही पार्टी रिप्रेजेंट करेगी गवर्नमेंट को। जैसा आप अभी देखते भी होंगे बीजेपी करंट में रिप्रेजेंट करती है गवर्नमेंट को। कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, एग्जीक्यूटिव कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, दोनों मिलकर के ठीक है क्या करते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, स्पेशली लोकसभा। कॉन्फिडेंस रिक्वायरमेंट, द गवर्नमेंट स्टे इन पावर ओनली एज लॉन्ग एंजॉय द कॉन्फिडेंस। अगर नो कॉन्फिडेंस हुआ तो गवर्नमेंट विल लूज। रिमूवल मैकेनिज्म, ये पार्लियामेंट सिस्टम के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए आपको पढ़ाया गया। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि आंसर क्या था, बी, पार्लियामेंट्री सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए, 2020 का ही क्वेश्चन है सेम। ठीक है, देखो ये क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है। ठीक है, फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिलोसफी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, पूछ रहा है कि भाई कॉमन एग्रीमेंट पूछ रहा है गांधीइज्म और मार्क्सिज्म के बीच, मार्क्स एंड गांधी। ठीक है, दोनों के पूछ रहा है कि भाई कॉमन एग्रीमेंट क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया, द फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, गुड। क्लास स्ट्रगल, गुड। एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, गुड। इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन। देखो, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की बात गांधी जी करते हैं लेकिन मार्क्स बिल्कुल नहीं करते। एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी मार्क्स बिल्कुल नहीं करते, गांधी कहते हैं ठीक है। गांधी की एक थ्योरी है, इसको बोलते हैं हम ट्रस्टिव थ्योरी। वो इसमें ये कहते हैं कि जो इलीट क्लास है या जो भी आपका कैपिटल क्लास है वो लोगों की कैपिटल रखेगा उसके ट्रस्ट के आधार पे। ठीक है, उसको अगर वे ट्रस्टी मानते हैं। क्लास स्ट्रगल, गांधी जी क्लास स्ट्रगल की बात कई हद तक करते हैं लेकिन जितना मार्क्स करते हैं उतना नहीं करते हैं। ठीक है, अब बचा ऑप्शन नंबर ए, दोनों का मतलब यही है, स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आंसर है। आप एक्सप्लेनेशन में भी देख लीजिए, दोनों का गोल स्टेटलेस सोसाइटी। दोनों के बीच कॉमनलिटी क्या है कि भाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोरिजन, एक्सप्लॉइटेशन एंड शुड इवेंचुअली बाय द एबोलिशन, कि भाई किसी भी प्रकार का जो एक्सप्लॉइटेशन है वो कम से कम ना हो, एबोलिश हो। गांधी बात करते हैं राम राज्य सरकार की, राम राज्य सरकार नहीं, राम राज्य की। ठीक है, सॉरी। ए डिसेंट्रलाइज सेल्फ गवर्निंग विलेज सिस्टम, ग्राम स्वराज, मोस्ट मॉरल सेल्फ कंट्रोल रिप्लेस स्टेट पॉलिसी फोर्स। मार्क्स करते हैं कम्युनिस्ट यूथोपिया की, कि क्लासलेस सोसाइटी हो जहाँ पे स्टेट विदर्स अवे बिकॉज देयर आर नो क्लास लेफ्ट टू सरप्राइज। क्या कहा कि अगर स्टेट होगा तो कोई भी क्लास अपने आप को ऊपर उठा ही नहीं पाएगी, उनका दबदबा होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, लिबर्टी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, लिबर्टी के बारे में पूछ रहा है ये भैया। पहला, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनिटी ऑफ द पॉलिटिकल रूलर। लो जी, पॉलिटिकल रूलर की बात है तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, देखो लिबर्टी का मतलब ही है कि अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन ना हो, कुछ तो होने चाहिए, क्योंकि अगर अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस होंगे तो आपके बाजू वाला बैठा आपको निपटा देगा। क्योंकि लॉ का मतलब क्या है, लिबर्टी, अकॉर्डिंग टू लिबर्टी। ठीक है, लॉ ऐसा होना चाहिए जो आपको लिबरल रखे, लेकिन इतना भी लिबरल ना हो कि आपके वजह से किसी दूसरे के जो राइट्स हैं वो वॉयलेट हों। ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाट्सओवर, ये लो व्हाट्सओवर, जो भी तुम चाह रहे हो, जो भी तुम करना चाहते हो वो करने, ऐसी तो आज़ादी नहीं है, ये तो लिबर्टी नहीं है। उसके बाद आता है अपॉर्चुनिटी टू डेवलप ऑन सेल्फ, ये इट्स इज द गुड आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, लिबर्टी जस्ट नॉट एब्सेंस ऑफ द रूल्स,
इट ए पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। देखो लिबर्टी में दो कॉन्सेप्ट होते हैं, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट और लिबर्टी और निगेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। जितने भी अदर ऑप्शन है इसको छोड़ के सारे के सारे निगेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। प्राइमरी डेफिनेशन की बात करें तो भैया अपने आप को डेवलप करने की बात करता है। गोल क्या है कि ऐसा एनवायरनमेंट देगा जो हर इंडिविजुअल को उसको परस्यू करे अपनी गोल को, या अपने आप को इंटेलेक्ट कम से कम अपने आप को दिमागी तौर पे ठीक कर ले, बना ले, ठीक है, अपने स्किल्स को बढ़ा ले, ठीक है। द फ्रेमवर्क लिबर्टी एग्जिस्ट विद इन द बाउंड ऑफ लॉ इंश्योरिंग वन पर्सन फ्रीडम डज नॉट इन्फ्रिंज। देखो लिबर्टी का मतलब ही है, ठीक है, कि वो नियमों में रहे, क्योंकि अगर वो नियमों में नहीं रहेगा तो ये मान लिया जाएगा कि जो उसका, देखो जैसे भी ऑप्शन नंबर 3 में दिया कि उसकी मर्जी वो जो करे ये लिबर्टी है, नहीं ये लिबर्टी नहीं है। सर ने पढ़ाया भी होगा कि लिबर्टी वर्सेस फ्रीडम, फ्रीडम और लिबर्टी एक नहीं हो सकते, कहीं हद तक हो सकते हैं लेकिन कंप्लीट रूप से नहीं हो सकते, ठीक है। तो आंसर इज डी। तो आज के लिए इतना ही, हमारे क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। धन्यवाद। साथ में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फीडबैक ऑल दिस मटेरियल, ऑल दिस लेक्चर्स, काइंडली सपोर्ट अस इन द फीडबैक फॉर्म, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए हम कहाँ चूक रहे हैं, हमें और कितना अच्छा करना चाहिए। आपका फीडबैक हमारे लिए एक अमृत के समान है। थैंक यू वेरी मच।